नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने खाली कर दिया सरकारी बंगला, मां सोनिया गांधी के घर में सामान किया गया शिफ्ट। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सांसद के तौर पर मिले 12 तुगलक लेन स्थित सरकारी आवास को खाली कर दिया है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसदी जाने के बाद उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस मिला था। उसके लिए उन्हें 22 अप्रैल तक की तारीख दी गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने उसे पहले ही छोड़ दिया। राहुल गांधी के घर का सामान यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के आवास पर शिफ्ट किया गया। शुक्रवार शाम को कई ट्रक 12 तुगलक लेन स्थित राहुल गांधी के आवास पहुंचे और वहां से उनके सामान को लादकर सोनिया गांधी के घर पर छोड़ा गया। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकारी बंगला खाली कर दिया है। अगली बड़ी खबर, शराब घोटाले में फंसे मुख्यमंत्री केजरीवाल, सीबीआई ने जारी किया समन, रविवार को होगी पूछताछ। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर दिया है। केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें रविवार को सुबह 11 बजे बुलाया है। उनसे सीबीआई नई शराब नीति मामले में पूछताछ करना चाहती है। सीबीआई अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री सीबीआई के सामने रविवार को पेश होंगे। सीबीआई के समन के बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बीजेपी वालों की नींद उड़ा रखी है। दिन रात उनके सपनों में बस केजरीवाल आते हैं और उन्हें नींद में डराते हैं। सीबीआई का यह समन बीजेपी का केजरीवाल फोबिया दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी सीबीईडी से नहीं डरते। अगली बड़ी खबर, शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया के बाद अब संजय सिंह का भी आ गया नाम। ये आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी की चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का नाम आने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने ईडी पर आरोप लगाते हुए हिरासत में मारपीट करने की बात कही। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के बाद अब शराब घोटाले के मामले में ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम आ गया है। ऐसा माना जा रहा है कि ईडी संजय सिंह से भी पूछताछ करेगी। इससे पहले सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को भी रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी एनसीपी की भी हो गई एंट्री। 45 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार, विपक्षी एकता को लग सकता है बड़ा झटका। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेडीएस के होने से चुनाव त्रिकोणीय हो चुका था। इसके बाद अब चुनाव में एनसीपी के आ जाने से मामला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शरद पवार ने यहां कहा कि कर्नाटक चुनाव के लिए अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए वो आज मुंबई में बड़ी बैठक करेंगे। शरद पवार ने मुंबई पार्टी कार्यालय में आज बड़ी मीटिंग रखी है। इसके लिए कर्नाटक के सभी प्रमुख नेताओं को बुलाया गया है। राज्य में 10 मई को विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। शरद पवार ने कहा कि हमारी पार्टी आने वाले चुनाव के लिए कैंडिडेट की लिस्ट बहुत जल्द जारी कर देगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का यह बयान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद आया है। सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मत देने का प्लान कर रही हैं। हालांकि शरद पवार ने कुछ दिन पहले ही अडानी वाले मुद्दे से खुद को अलग कर लिया था। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था कि पीएम मोदी की डिग्री कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी को इस बार सत्ता में वापस आने की उम्मीद दिख रही है। कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर काफी हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की सरकार पर कमीशन खोरी का भी आरोप लगाया है। कर्नाटक में इस बार एक ही चरण में सभी सीटों के लिए मतदान 10 मई को होने हैं और नतीजे 13 मई को घोषित होंगे। अगली बड़ी खबर, क्या कर्नाटक में बनेगी कांग्रेस पार्टी की सरकार? बीजेपी के 50 से 70 सीटों पर सिमटने का किया गया चौंकाने वाला दावा। ये आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े के मुताबिक कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वानखेड़े ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा है। अशोक वानखेड़े का कहना है कि उनके मुताबिक बीजेपी को इस बार कर्नाटक में 50 से 70 सीटें मिल सकती हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार के मुताबिक राज्य में बीजेपी को इस बार करीब 50 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी के खिलाफ जनता में रोष है। आपको बता दें कि इनके मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इन दोनों पत्रकारों के मुताबिक बीजेपी 50 से 70 सीटों के बीच में सिमट जाएगी। आपका क्या मानना है? क्या इस बार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में पूर्व उप मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी में हो गए शामिल। बोले मेरे मरने के बाद भी मेरे शव को बीजेपी ऑफिस के सामने से ना ले जाएं। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी बदलने का सिलसिला चल रहा है। इसी क्रम में बीजेपी के पूर्व नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। वो शुक्रवार को डीके शिवकुमार और रणदीप सिंह सुरजेवाला की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि बीजेपी अपने सिद्धांतों का पालन नहीं कर रही है, वहां केवल सत्ता की राजनीति है। पुरानी बीजेपी तो कहीं दिखती ही नहीं, वे किसी भी कीमत पर सत्ता में रहना चाहते हैं। हमें अब कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। वहीं इंडिया टुडे के मुताबिक कांग्रेस में शामिल होने से पहले उन्होंने कहा कि मैं मर भी जाऊं तो मेरे मरने के बाद भी मेरे शव को बीजेपी ऑफिस के सामने से ना ले जाएं। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई का बड़ा ऐलान। बोले कुछ नेता भले ही बीजेपी छोड़ रहे हों, लेकिन जनता पक्की करेगी जीत। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 212 उम्मीदवारों की सूची 2 पालियों में जारी कर दी है। इसके बाद बीजेपी में कुछ विधानसभा सीटों पर बगावत और कुछ नेताओं के पार्टी छोड़ने की स्थिति बन गई है। इसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई ने कहा कि विधायक बनने की आकांक्षा वाले कुछ नेताओं ने भले ही राह बदल ली हो, लेकिन कार्यकर्ता पार्टी के साथ हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होगा, जबकि 13 मई को मतगणना होगी। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में जोर देकर कहा कि टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के पास में राज्य में 60 सीटों पर योग्य उम्मीदवारों का अभाव है। साथ ही अपनी पार्टी के भीतर असंतोष के स्वरों को लेकर मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई ने कहा कि स्वाभाविक है कि सत्तारूढ़ दल में टिकट की मांग ज्यादा होगी। उन्होंने कहा कि हमने अपने कार्यकर्ताओं से बात की है, कुछ नेता पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा विधायक बनने की है, लेकिन कार्यकर्ता नहीं जाएंगे। कार्यकर्ता पार्टी के साथ हैं। बताया जा रहा है कि टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं के बगावती तेवरों को शांत कर बीजेपी हालात संभालने में जुटी है। मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई ने आगे कहा कि वे हमारी पार्टी के कुछ लोगों को पहले ही शामिल भी कर चुके हैं, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी पार्टी और कार्यकर्ता मजबूत हैं और जनता हमारी जीत सुनिश्चित करेगी। आपको बता दें कि इस बार के कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने करीब 60 से ज्यादा नए चेहरों को मैदान में उतार दिया है, जिसको लेकर पार्टी के नेता नाराजगी जाहिर करने में लगे हैं। अगली बड़ी खबर, असम दौरे पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में किया जबरदस्त रोड शो। हजारों लोगों ने किया अभिवादन। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुवाहाटी में जबरदस्त रोड शो किया। इस दौरान हजारों लोगों ने उनका अभिवादन किया और हाथ हिलाकर उत्साह जताया। पीएम नरेंद्र मोदी भी अपनी चलती कार के रनिंग बोर्ड पर खड़े होकर जनता का अभिवादन करते रहे। इससे पहले गुवाहाटी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं जब भी देश के विकास की बात करता हूं, पिछले 9 सालों में नॉर्थ ईस्ट में कुछ लोग राज्य में विकास के लिए श्रेय क्लेम नहीं कर पाने की वजह से परेशान हो जाते हैं। विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि लोग क्रेडिट के भूखे हैं या वे जिनकी एकमात्र महत्वाकांक्षा देश पर शासन करना है। इससे पहले दिन में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट की आधारशिला रख दी। इसके बाद गुवाहाटी में पीएम नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त रोड शो किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की सेवा में है और इसके लोग और देश के प्रति प्रतिबद्धता और समर्पण इसके प्रयासों के मूल में है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे शिकायत करते हैं कि उन्होंने भी दशकों तक देश पर शासन किया। सत्ता और श्रेय के भूखे नेता जिनकी एकमात्र महत्वाकांक्षा देश पर शासन करना है, उन्होंने देश का बहुत नुकसान किया है। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में जमकर गरजे गृह मंत्री अमित शाह। बोले हिटलर जैसा है ममता बनर्जी का शासन, बीजेपी को दें 35 से ज्यादा सीटें, अपने आप गिर जाएगी बंगाल सरकार। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल के मतदाता 2024 में राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 35 से अधिक पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित कर सकते हैं, तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार अपने आप ही गिर जाएगी। उन्होंने ये बात बीरभूम जिले के सिवरी शहर में एक रैली में कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपने हमें 2021 में 77 विधानसभा सीटें और 38% वोट शेयर दिया। 2024 में अपना प्रयास पूरा करें, भाजपा को 35 से अधिक सीटें दें और नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाएं। ममता बनर्जी और उनके भतीजे द्वारा अराजकता के शासन को समाप्त करने का एकमात्र तरीका भाजपा सरकार की शुरुआत करना है। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिटलर जैसा शासन चला रही हैं। अपनी रैली को गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी लोकसभा चुनाव पर केंद्रित रखा। हालांकि बंगाल में पंचायत चुनावों की घोषणा किसी भी दिन होने की
संभावना है। ये इस साल गृह मंत्री अमित शाह की बंगाल में हुई पहली रैली है। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के अभियान की भी शुरुआत कर दी है। साल 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 42 लोकसभा सीटों में से 18 पर जीत दर्ज की थी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल के मतदाता 2024 में राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 35 से अधिक पर भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार अपने आप ही गिर जाएगी। उन्होंने लोगों से तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी को वोट देकर प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। अगली बड़ी खबर, बीरभूम में गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले अगला मुख्यमंत्री ममता दीदी का भतीजा नहीं बल्कि भाजपा का होगा। यह आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को बंगाल के बीरभूम जिले में पहुंचे। यहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। यहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह बीरभूम के सिवड़ी में सभा स्थल पर पहुंचे जहां उन्हें एक तारा देकर सम्मानित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीरभूम के सिवड़ी से आज तृणमूल कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता दीदी और उनके भतीजे पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ममता दीदी का एकमात्र लक्ष्य है अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि उनका यह सपना केवल सपना बनकर ही रह जाएगा क्योंकि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। उन्होंने कहा कि दीदी ने 3 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, वो कहां है? आज बंगाल भ्रष्टाचार गौ तस्करी का अड्डा बन गया है। उन्होंने कहा कि इनके नेताओं के घर से 21 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ काम चलता रहेगा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि 2024 में बंगाल से 35 लोकसभा सीटों पर भाजपा को जिताकर उसका ट्रायल दिखा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बना दीजिए, फिर रामनवमी के जुलूस पर हमला करने की हिम्मत किसी की नहीं होगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता बावन को लेने राहुल गांधी पर बोला जोरदार हमला। बोले महाराष्ट्र आने से पहले माफी मांगे राहुल गांधी, वापस लें सावरकर पर की गई सभी टिप्पणियां। यह आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावन को लेने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए और महाराष्ट्र में प्रवेश करने से पहले हिंदुत्व विचारक बीडी सावरकर के खिलाफ की गई अपनी सभी टिप्पणियों को वापस लेना चाहिए। बावन को ले पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए राहुल गांधी के मुंबई आने की संभावना के बारे में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। महाविकास आघाड़ी के बैनर तले उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की पहले महाराष्ट्र में सरकार थी। हालांकि पिछले साल शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में इस सरकार को गिरा दिया गया था। शिंदे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया था। भाजपा ने गांधी पर सावरकर का बार बार अपमान करने का आरोप लगाया है। बावन को लेने कहा कि अगर राहुल गांधी उद्धव ठाकरे के मुंबई स्थित घर मातोश्री जाते हैं तो हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने बार बार और जानबूझकर सावरकर पर निशाना साधा है। इसीलिए महाराष्ट्र आने से पहले उन्हें पहले माफी मांगनी चाहिए और सावरकर के खिलाफ अपनी टिप्पणी वापस लेनी चाहिए। राहुल गांधी ने विपक्षी एकता को मजबूत करने के अपनी पार्टी के प्रयासों के तहत हाल ही में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे के साथ में उनकी संभावित बैठक की भी चर्चा शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे ने पिछले महीने मालेगांव में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि वो सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनका अपमान करने से बचना चाहिए। आपको बता दें कि अब चंद्रशेखर बावन को लेने कहा कि अगर राहुल गांधी उद्धव ठाकरे के मुंबई स्थित घर मातोश्री जाते हैं तो हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने बार बार और जानबूझकर सावरकर पर निशाना साधा है। इसीलिए महाराष्ट्र आने से पहले उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर बोला जोरदार हमला। बोले नीतीश बाबू आप पीएम थे, पीएम हैं और पीएम ही रहेंगे। ये आपको बता दें कि कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह अब उनके सबसे दुर्विरोधियों में शामिल हैं। वे अक्सर मौके की तलाश में रहते हैं कि कब, कहां और कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सटीक हमला बोला जाए। आरसीपी सिंह ने एक बार फिर मौका तलाश लिया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की कवायद कर दिल्ली से पटना लौटे। आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मौका परस्त नेता करार देते हुए आरोप लगाया कि वे कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नीतीश कुमार इन दिनों विपक्षी एकता के नायक के तौर पर देखे जा रहे हैं। इसके लिए वे 4 दिनों के दिल्ली प्रवास से गुरुवार को पटना लौटे तो जदयू के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें फिर से पीएम मटेरियल कहकर बुलाना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री उम्मीदवारी पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू आप पीएम थे, पीएम हैं और पीएम ही रहेंगे। आरसीपी सिंह ने इसका फुल फॉर्म बताते हुए नीतीश कुमार को पलटी मार घोषित कर दिया है।
अगली बड़ी खबर है, असद अहमद के एनकाउंटर पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। बोले पुलिस की जान पर बनाएगी तो पुलिस आरती नहीं उतारेगी। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने असद एनकाउंटर को लेकर बड़ा बयान दिया है। मौर्य ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस की जान पर बनाएगी तो पुलिस आरती नहीं उतारेगी, वो आत्मरक्षा के लिए गोली चलाएगी, पुलिस मरने के लिए नहीं गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि मैं मौके पर नहीं था, मेरे पास कोई भी तथ्य नहीं है, मैं उस पर कोई भी बयान नहीं दे सकता। ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का कोई भी मतलब नहीं होता। अगर इंक्वायरी होनी है तो हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज से हो। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड में आरोपी रहे बाहुबली अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को यूपी एसटीएफ ने गुरुवार को झांसी में एक मुठभेड़ में एनकाउंटर कर दिया है। उमेशपाल हत्याकांड के बाद से ही यूपी पुलिस की कई टीमें असद की तलाश कर रही थी। असद को पकड़ने में यूपी पुलिस को 49 दिन लगे। इस दौरान असद लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा। आपको बता दें कि आखिरकार यूपी पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। अगली बड़ी खबर, असद अहमद के एनकाउंटर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। बोले आज के हालात में दाढ़ी और टोपी वाला कोई भी व्यक्ति आरोपी है। ये आपको बता दें कि एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे संविधान में लोगों का भरोसा कम होता है। ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ कानून को भुला देना चाहते हैं, वो रूल ऑफ गन के जरिए सत्ता चलाते हैं। ओवैसी ने कहा कि वीडियो में जो लड़का दिखा और जिस लड़के को कल मारा गया, सरकार बोल दे कि दोनों एक हैं तो आपके पास तो मजबूत सबूत होगा। उन्होंने पुलिस की एफआईआर पर सवाल उठाते हुए कहा कि एनकाउंटर वाली जगह पर कच्चा रास्ता है, यहां पर पावर फैक्ट्री और पावर डैम है, ऐसे में इस रास्ते में गाड़ी 15 से 20 किलोमीटर की रफ्तार से नहीं चलती। एफआईआर कहती है कि पुलिस पीछे से आई, लेकिन वहां पर दीवार होने के कारण गाड़ी कैसे आ सकती है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज के हालात में दाढ़ी और टोपी वाला कोई भी व्यक्ति आरोपी है। अगली बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जोरदार हमला। कहा कितना भी छुपा लें लेकिन कांग्रेस का असली स्वरूप सामने आ ही जाता है। ये आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के होने में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अभी से माहौल बनाने में लगी हैं और जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के जनसंख्या वाले बयान पर अब मध्य प्रदेश में बवाल मचा है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में दौरे पर गए दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ये दुष्प्रचार करते हैं कि मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। मैं प्रामाणिकता के साथ में यह साबित कर सकता हूं कि हिंदुओं की आबादी मुसलमानों के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में जनगणना को लेकर हमारा स्टैंड साफ है, जनगणना ओबीसी आधारित होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस जो प्रचार कर रही हैं कि मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, यह गलत है और सरासर झूठ है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की आबादी मुसलमानों के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया है कि मैं इसे प्रमाणित भी कर सकता हूं। आपको बता दें अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें निशाने पर ले लिया और कहा कि कांग्रेस का स्वरूप बार बार सामने आ ही जाता है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जी आप कितना भी छिपा लें लेकिन धर्म के नाम पर बहका माहौल बनाने व तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस का बार बार स्वरूप सामने आ ही जाता है। मध्य प्रदेश की जनता आपके सनातन धर्म का अपमान व देश विरोधी विचारों को अच्छे से समझती है। उन्होंने कहा कि आपको जनता द्वारा इसका जवाब भी मिल जाएगा। अगली बड़ी खबर, विपक्षी एकता पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बोला जोरदार हमला। कहा गीदड़ इकट्ठे होकर भी लड़े तो भी शेर का सामना नहीं कर सकते। ये आपको बता दें कि भाजपा नेता और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने विपक्षी एकता पर जोरदार हमला बोला। 2024 की लड़ाई के लिए एकजुट हो रहे विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए मीनाक्षी लेखी ने पूछा कि अगर गीदड़ एक साथ आते हैं तो क्या वे एक शेर के साथ में लड़ सकते हैं। लेखी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा का मुकाबला करने के लिए कई विपक्षी दल एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर एकजुट हो रहे विपक्ष पर मीनाक्षी लेखी ने कहा कि क्या फर्क पड़ता है, गीदड़ इकट्ठे होकर भी लड़ें तो शेर का मुकाबला कर सकते हैं क्या। उन्होंने कहा कि इस तरीके की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है बल्कि काम पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मत देकर महागठबंधन सरकार बनाने में कामयाब होगा या फिर से एनडीए ही सत्ता में आएगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।